नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2015 का इकोनॉमी का प्रश्न करेंगे क्योंकि हम लोग 2014 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वह सूचक या वे सूचक हैं जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 विकल्प इसमें दिए हुए हैं और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हम लोगों को बताना है। आइए देखते हैं। पहला दिया है अल्प पोषण, ये भी आता है। ठीक है, दूसरा दिया है शिशु वृद्धि रोधन, यह भी सही है। और तीसरा दिया है शिशु मृत्यु दर, यह भी सही है। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके 4 घटक होते हैं, इसी के आधार पर रैंकिंग मिलती है। पहला होता है अल्प पोषण, दूसरा होता है बाल मृत्यु दर, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लंबाई उम्र के हिसाब से कम होना, और दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग यानी जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर होते हैं, इसी पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है इसके स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक वार्षिक डेटा होता है। भारत सरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रैंक में 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। 29.1 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी का स्तर गंभीर है। एक तरफ सरकार कहती है कि इंडिया काफ़ी तीव्र गति से बढ़ने वाला देश है इकोनॉमिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, तो दूसरी तरफ अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो उसमें भी भारत काफ़ी पीछे है। तो भारत में इस तरह की स्थिति है, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देना पड़ रहा है। तो जो गरीब हैं वो गरीब ही रहते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का मेन मोटिव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग 2015 में ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए देखते हैं। पहला दिया है इसमें राजस्व व्यय को घटाना, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम राजस्व व्यय को कम करेंगे तो हम घाटे को कम कर सकते हैं, क्योंकि राजस्व व्यय से हम कुछ कैपिटल गेन नहीं करते। ठीक है, हमने 2015 में भी देखा था। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है नवीन कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आप नवीन कल्याणकारी योजनाओं को स्टार्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारा घाटा बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बिहार में हुआ 10,000 रुपये दिया गया, तो इससे सरकार कुछ जनरेट थोड़ी कर रहा है, ये पैसा दे रहा है। पेंशन हो गया, ये सब जो होता है इससे कुछ जनरेट नहीं होता, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो राजस्व घाटे को बढ़ाती हैं। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। युक्तिसंगत बनाने से ही हो सकता है, तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा आगे, हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमने सेम क्वेश्चन 2015 में भी देखा था। ठीक है, तो आपका एक तरह से रिपीटेड हो गया आपके दिमाग में, जहन में, और अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक यानी कि जो पेमेंट बैंक्स होते हैं की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ठीक है, इसमें दिया है 3 विकल्प और पूछा है सही उत्तर को चुनिए। आइए पहला स्टेटमेंट इसका देखते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट दिया है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोग पेमेंट बैंक के बारे में जानते होंगे, आजकल एयरटेल पेमेंट बैंक, इस तरह के बहुत से बैंक आ गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। तो एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे, बाकी सबको डिलीट करेंगे। तो ऐसे में केवल एक ऑप्शन हम लोगों का गलत होगा, वो होगा सी। ठीक है, आइए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा दिया है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट बैंक हैं वो डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब जहाँ दो दो है, अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा बी, यानी कि 1 और 3। ठीक है, तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ये ऋण देने के अगर कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड कैसे जारी करेंगे, आप सोच सकते हैं। ठीक है,
आइए थोड़ा सा पेमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी के निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेमेंट बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गई थी नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा। ठीक है, इसके प्रमोटर कौन हो सकते हैं? मौजूदा मोबाइल टेलीफोन कंपनियां और सुपर बाजार श्रृंखला में स्वामित्व व नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास इसका सारा कंट्रोल होगा। ठीक है, अगर इसके कार्य की गतिविधि की बात करें तो देखिए, डिमांड डिपॉजिट यानी कि 1 लाख रुपए तक का जमा या स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। ऋण देने की अनुमति नहीं है, इसलिए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। एक बात यह भी ध्यान में रखना है कि एनआरआई जो जमा स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, म्यूचुअल फंड, बीमा जैसी सेवाएं प्रदान कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले आईएफसी मसाला बॉन्ड, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइए इसका दोनों स्टेटमेंट देखते हैं और पूछा है विकल्प कौन सा सही है, दूसरी साइड है। आइए पहला स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं। दिया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। बिल्कुल सही बात है, यह विश्व बैंक की एक शाखा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ये रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड हैं जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन हम लोगों के सही हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा इसके बारे में, मसाला बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग ट्रिक लगा लेंगे। देखिए, मसाला बॉन्ड के बारे में, भारतीय संस्था कॉरपोरेट द्वारा भारत के बाहर भारतीय मुद्रा में जारी किए जाते हैं मसाला बॉन्ड। और भारतीय कॉरपोरेट आमतौर पर विदेशी निवेशकों से धन जुटाने के लिए मसाला बॉन्ड जारी करते हैं, यानी कि ये विदेशों में जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी द्वारा 2014 में पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था, यानी कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब। ठीक है, आइए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी आईएफसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाह और संपत्ति प्रदान सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में जान लेते हैं, यानी आईएफसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाह और संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती हैं। ये देखिए, प्रबंधन करती हैं, अपने आप से नहीं देती, प्रबंधन करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1956 में विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र की शाखा के रूप में किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करने और विकास को बढ़ावा देने वाली व्यावसायिक परियोजनाओं में सख्ती से निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ाना है। ठीक है, आईएफसी का स्वामित्व और इसके सदस्य देशों द्वारा शासित है, लेकिन इसका अपना कार्यकारी नेतृत्व और कर्मचारी भी हैं जो इसके सामान्य व्यवसाय का संचालन करते हैं। यह एक निगम है जिसके शेयरधारक सदस्य सरकारें हैं जो भुगतान की गई पूंजी प्रदान करते हैं और जिन्हें इनके मामलों पर वोट देने का भी अधिकार होता है। अगर हम विश्व बैंक के संगठन की बात करें तो विश्व बैंक में टोटल 5 संगठन होते हैं। पहला होता है पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व संघ, चौथा होता है बहुपक्षीय निवेश एजेंसी, पाँचवा होता है निवेश मामलों के लिए इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं निश्चित दर बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, शाश्वत बंधन मुद्रास्फीति से जुड़े बॉन्ड, परिवर्तनीय बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड और फुटेबल बॉन्ड। ये सब पढ़िएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमारा दोनों ही विकल्प सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? तो ये WTO का मामला होता है, ये कृषि से जुड़े हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है। देखिए, कृषि पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, WTO का समझौता है कृषि पर जो व्यापार बाधाओं को दूर करने तथा पारदर्शी तरीके से बाजार पहुंच, वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह घरेलू सब्सिडी जो व्यापार को विकृत करती है को वर्गीकृत करता है। ठीक है, कोई कोई देश होते हैं बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देते हैं, इसीलिए अमेरिका और भारत में टैरिफ वार भी चल रहा है। ये सब इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
तो इसको सब्सिडी को वर्गीकृत करने के लिए इसे बनाया गया था। इसमें जो पहला होता है ग्रीन बॉक्स, यह पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अनुसंधान शामिल है। इस पर कोई सीमा नहीं है क्योंकि यह व्यापार को विकृत नहीं करता। ठीक है। दूसरा दिया है एम्बर बॉक्स, जो है इसे उत्पादन तथा व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, जैसे मूल्य का न्यूनतम समर्थन एमएसपी। इसीलिए सरकार एमएसपी नहीं दे सकती। इस पर अमेरिका बार बार ऑब्जेक्शन उठाता है। इसीलिए ये सब स्थितियां पैदा होती हैं कि भारत एमएसपी देने से कहीं ना कहीं घबराता है। ठीक है। विकासशील देश 10% तथा विकसित देश 5% ही दे सकते हैं एमएसपी। 1986 का आधार वर्ष है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यह वह सब्सिडी है जो उत्पादन को सीमित करने के लिए किसानों को दी जाती है। इस पर दी गई कोई भी सीमा नहीं है, मतलब इस पर कोई सीमा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ऑप्शन ए हो गया है। हाँ, तो इकोनॉमी का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट इसका दिया है, सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। तो बिल्कुल सही है, यह पूंजीगत बजट के अंतर्गत आता है क्योंकि इससे हम लोग कुछ रेवेन्यू फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का सही हो जाएगा। अब दूसरा दिया है विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। तो यह भी सही है क्योंकि जब हम विदेशी सरकार से ऋण प्राप्त करते हैं तो उसको यूज करते हैं कैपिटल गेन करने में। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा दिया है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण और अग्रिम ऋण। अनुदत्त ऋण और अग्रिम ऋण जो दिया जाता है यह भी सही है क्योंकि इससे बाद में सरकार रेवेन्यू जनरेट करके चुकाती है केंद्र सरकार को। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है। आइए थोड़ा सा पूंजीगत बजट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पूंजीगत बजट में पूंजीगत आय तथा व्यय सम्मिलित होते हैं। पूंजीगत आय क्या होता है? देखिए, देनदारी का निर्माण होता है या वित्तीय परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं, जैसे विदेशी सरकारें, सामान्य जनता और आरबीआई से लिया गया ऋण तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों को बेचना, ये सब इसमें शामिल है। पूंजीगत अगर व्यय की बात करें तो लेनदारियों का निर्माण या वित्तीय परिसंपत्ति का सृजन। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र सरकार अपने राज्य सरकारों को जो यूटीज है उनको कुछ पैसा देती है, धन देती है सड़क पुल के निर्माण के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए। तो ये उसमें आते हैं पूंजीगत व्यय में। ठीक है। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है। तो हम लोगों ने 2015 के पीवाईक्यू में भी इसके बारे में देखा था। आइए एसडीआर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एसडीआर जो होता है वह एक तरह का बास्केट होता है। विदेशी मुद्राओं का भंडार इसमें किया जाता है। 1969 में आईएमएफ ने इसे स्थापित किया था। इसे राष्ट्रीय मुद्रा की टोकरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दुनिया के जो प्रमुख मुद्राएं हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, यान हो गया, चीनी रेमेनबी, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 2016 में इसी को ऐड किया गया था। तो ये सब जो हैं ये प्रमुख मुद्राएं इस एसडीआर में रखी जाती हैं। ठीक है। हर 5 साल में इस बास्केट की संरचना की समीक्षा करी जाती है, इसके मुद्रा भार में बदलाव किया जाता है। ठीक है। तो आप एसडीआर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण यानी कि इंपोर्ट कवर की बात कर रहा है का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। तो यह उन महीनों की संख्या बताते हैं जिन महीनों में आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। आयात आवरण यह किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास रखे विदेशी मुद्रा भंडार से कितने महीनों तक आयात किया जा सकता है, क्या उसकी क्षमता है, इसके बारे में बताता है। इंपोर्ट कवर का कम होना देश की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। 2022 में पाकिस्तान श्रीलंका का इंपोर्ट कवर काफ़ी कम था, अब भी पाकिस्तान का इंपोर्ट कवर काफ़ी कम है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ऐसे में कौन सा सही हो जाएगा? ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, कि यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने में आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पद कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस पद का सही वर्णन कर सकते हैं? ठीक है। 3 विकल्प इसमें दिए हुए हैं। आइए इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला दिया है, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खाते का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा प्रदान करता है, चाहे उन्होंने
अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है। ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई चाहता है कि कम से कम नियंत्रण हो ताकि जो बैंक हैं वो फ्री हैंड होकर काम कर सकें, हाँ कोई गलती ना करें। ठीक है, ये आरबीआई केवल निगरानी रखता है, उस पर नियंत्रण नहीं रखता, अंकुश नहीं रखता। ठीक है, वॉच करता है केवल। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दो जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे तो हमारा दो ऑप्शन कट जाएगा, हम 50-50 पर आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा दिया है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक यानी कि नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है, ये एनबीएफसी करती हैं इस तरह का काम। एनबीएफसी कंपनियां जो होती हैं वो करती हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, आप थोड़ा सा कोर बैंक के बारे में, ई कुबेर के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखाई देती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? तो इस रैंकिंग की घोषणा करता है विश्व बैंक। हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विभिन्न पैरामीटर के आधार पर किसी भी देश के व्यापार कितने सुलभ है उस देश में व्यापार करना ये बताता है। यह 10 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग जारी करता है। व्यवसाय शुरू करना, निर्माण की अनुमति, बिजली कनेक्शन, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, अदा किए जाने वाले कर, सीमा का व्यापार, संविदा का परिवर्तन, दिवालियापन या समाधान, इन सब फैक्टर को देखते हुए ये रैंकिंग जारी करता है। और जिसकी रैंकिंग बेहतर होती है वहाँ पर निवेश अच्छा होने लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह नीति आयोग का एक अंग है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं, योजना आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। दूसरा दिया है, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख है, तो बिल्कुल सही बात है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का जो प्रमुख होता है वो वित्त मंत्री होता है। जो भी उस समय वित्त मंत्री होगा वो हो जाएगा, आज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण होंगी। ठीक है, तो हमारा दूसरा सही है। तीसरा दिया है, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि से विवेक पर्यवेक्षक का मॉनिटरिंग करता है, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का सही है। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। देखिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना 2010 में हुई थी। यह गैर सांविधिक निकाय है, इसकी अध्यक्ष वित्त मंत्री होती हैं या होते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था के समष्टि से विवेक पर्यवेक्षण का मॉनिटरिंग करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 2016 के प्रश्न पत्र में इकोनॉमी का लास्ट प्रश्न दिया है, सरकार की संप्रभु स्वर्ण योजना सॉवरिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एवं स्वर्ण मुद्राकरण योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, भारतीय गृहस्थ के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता है कि आजकल गोल्ड लोन का प्रचलन चला हुआ है, आप काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको डिलीट करेंगे तो हमारा एक ही विकल्प डिलीट होगा। ठीक है, तो हमारा बी डिलीट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, तो एफडीआई से लेना देना इसका कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब जाके हमारा 2 ऑप्शन कटा, यानी कि अब हम 50-50 पर आ चुके हैं। आइए तीसरा भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तीसरा दिया है, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। बिल्कुल सही बात है। जब जो सोना घर में पड़ा हुआ है, यूजलेस है, उसे जब मार्केट में लाएंगे तो सरकार को बाहर से आयात कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यूपीएससी 2016 का इकोनॉमी का सारा प्रश्न खत्म कर लिया। अब कल हम 2017 का इकोनॉमी का प्रश्न खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।